हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के एसएसटी की न्यू बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। सो इस चैप्टर के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज और उनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो जो भी हमारे चैनल में न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। Concerned social scientists are clear on what we need to do. सोशल साइंटिस्ट ये साफ कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। We must move toward a regenerative economy. हमें ऐसी इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए जो चीज़ों को रीयूज़ कर सके और फिर से नया बना सके। An economy that operates in harmony with nature. ऐसी इकोनॉमी जो नेचर के साथ मिलजुल कर रह सके, यानी नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज, जो चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं उनको नए तरीके से यूज़ करना। मिनिमाइजिंग वेस्ट, जितना हो सके उतना कम वेस्ट करना। एंड रीप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेज, जो नेचुरल चीज़ें कम हो चुकी हैं उन्हें फिर से रिफ़िल करना या फिर ग्रो करना। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ, हमें नेचर के स्मार्ट वे की तरफ वापस लौटना चाहिए क्योंकि नेचर जानती है कि कैसे बैलेंस बना के रखना है। द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचर ही असली रीजनरेटर है और रिसाइकलर है रिसोर्सेज की। ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर ख़त्म होते होते ये क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स हमें मिल जाने चाहिए। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करें। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्या कनेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बीच में। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, वो इम्प्लीकेशंस कौन कौन से हैं ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो अनसस्टेनेबल यूज़ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन है उसके ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्रश करते हैं उस टाइम हमें पानी की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम नल खोल के बैठे हैं तो वो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कब बनता है। वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर इज़ द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट नॉट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो नेचर का क्या मतलब है, टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग जो फॉर्म्स हैं और वो पार्ट है एनवायरनमेंट की, और इन दोनों ही चीज़ों को, मीन्स लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी बनाने में किसी ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। इसे बोलते हैं नेचर, कि वो चीज़ नेचुरली बनी है। When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, जब humans इन सब चीज़ों को अपनी नीड्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर नई चीज़ें बनाते हैं, these elements of nature become resources, तो जो ये एलिमेंट्स हैं नेचर के, ये उनके लिए रिसोर्सेज बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन वी कट देम, जब हम उन्हें कट करते हैं, एंड कन्वर्ट दियर वुड इनटू फर्नीचर, और जो उनकी लकड़ी है उनसे हम फर्नीचर्स बना देते हैं। वी सी द ट्रीज़ एज अ रिसोर्स, तो इसके अंदर हमने पेड़ों को एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया और रिसोर्स की तरह देखा। ऑफन दीज एंटिटीज़ आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल, ज़्यादातर क्या होता है कि इनमें से ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, मीन्स इजीली अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए देखें तो देयर मे बी पेट्रोलियम इन द प्लेसेस डीप अंडर द ओशन, जो ओशन है उसके बहुत गहराई में पेट्रोलियम मिलते हैं।
दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशन के एकदम नीचे गहराई में जाके उस पेट्रोलियम को ला सकें, और दी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, और ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये कल्चरली अनएक्सेप्टेबल भी हो सकती हैं, मीन्स कल्चर इन सबको नहीं मान सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स, अगर हम पेड़ों को कट कर दें तो ये भी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, अगर हमें किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बोलना है तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मीन्स हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि हम उस चीज़ों का यूज़ कर सकें, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल, और ये इकोनॉमिकली फीजेबल भी होना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा भी होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरल जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव connotation in the context we use it here. It means extraction, utilization and consumption of natural resources. अभी मैंने बताया था कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को अगर लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जबकि हमारा उस चीज़ का यूज़ नहीं है फिर भी, तो उसे एक्सप्लॉयटेशन बोला जाएगा। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, अर्थ के अंदर बहुत सारे खजाने हैं, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और उनमें से बहुत सारी ऐसे खजाने भी हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन, जो कि ह्यूमंस जो है उन्हें ले चुके हैं और सीख चुके हैं कि उन्हें कैसे यूज़ करना है। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल, तो ये जो वाटर, एयर और सॉइल है ये इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये जल्दी से रीन्यू हो जाते हैं। एंड ऑल्सो द नॉट सो ऑब्वियस वंस लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर्स एट्सेट्रा, और ये जो कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर हैं, इन सब चीज़ों को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this. In such traditions, nature is a nurturer and nourisher. यहाँ पे अब हम इमेज में जैसे देखें तो तुलसी पूजा हो रही है अपनी वेल बीइंग के लिए। नेचर के अंदर जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, नेचर जो है उनकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो नेचर है वो हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करता है, हम नेचर के वजह से ही जी रहे हैं। नेचर हमें मेडिसिन देने में भी हेल्प करता है, हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, हमें वाटर भी देता है, हमें फूड भी देता है, सब कुछ हमें नेचर से ही मिलता है। टेक अ पॉज, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपनी तरफ देखो और अपने जो भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं उनको देखो। वट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, उनका क्या ओरिजिन है। एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, कुछ कुछ पॉइंट्स के अंदर वो सारी ही चीज़ें नेचर से बनी हुई हैं। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, यहाँ तक कि जो तुम्हारी शर्ट में प्लास्टिक बटन है वो भी किससे बना है, नेचर से बना है। सो शॉर्ट में हम नेचुरल रिसोर्सेज उन वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, उन मटेरियल्स के लिए और उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जो हमें नेचर से मिले हों और ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल हो। नाउ कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम कैटेगरीज देखेंगे। साइंस में वी लर्न द यूज़फुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन, हमने कैटेगराइजेशन की यूज़फुलनेस देखी। एंड नेमिंग वी यूज़ सम शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, हम कुछ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं या फिर क्राइटेरिया कह लो। व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग्स, जब हम आइडियाज़ और चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। वी नेम द कैटेगरीज, हम उन चीज़ों का नाम बताते हैं, उन कैटेगरीज का नाम बताते हैं। सो दैट वी कैन रेफ़र टू दैम, जिससे ये पता चल जाता है कि हम पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही वर्ड में या तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं या फिर कुछ लाइन्स के अंदर छोटे से फ्रेज में। व्हेन दीज नेम्स, जब ये नाम और मतलब
शेयर किए जाते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल में, तो इट हेल्प्स अस डिस्कस अ सेट ऑफ आइडियाज़। तो ये हेल्प करता है हमें जो सेट है आइडियाज़ के उनको डिस्कस करने में या फिर उन चीज़ों को डिस्कस करने में विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने सेट ऑफ आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें, चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ये नहीं कि हम किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं और उस चीज़ को एक ही वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफ़ेक्टिवली टू। हम और ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, पिछली क्लासेस के अंदर यू लर्न, तुमने सीखा अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तुमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सीखा। एज सून एज वी यूज़ दीज वर्ड्स, जैसे ही हमने इन वर्ड्स का यूज़ किया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो तुम समझ गए कि उनका क्या मतलब है। हमें यहाँ पे ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो लिविंग थिंग्स है मतलब कि जो मूवेबल थिंग्स होती हैं, जो सांस ले सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो मूवेबल नहीं होती, जो खुद से हिल डुल नहीं सकती, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, सांस भी नहीं ले सकती। दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कैटेगरीज का। वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज। हम ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करते हैं। One of the ways we could categorize natural resources is based on the uses we put them to। एक तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का और वो बेस्ड है उनके यूजेस पे और हम उनको किन यूजेस पे लेते हैं उन पे। एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट। सोर्स फॉर मटेरियल्स, हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उस चीज़ का यूज़ हो रहा है, सेकंड पॉइंट। और ये थर्ड पॉइंट है सोर्सेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए वो सोर्स है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पे हमें देखते हैं कि वो चीज़ नेचुरल रिसोर्स है या नहीं। नाउ रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। जो लाइफ है वो अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करती अगर इस अर्थ के अंदर वो हवा नहीं होती है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो पानी नहीं होता जिसको हम पी रहे हैं, और वो खाना नहीं होता जिसे हम खा रहे हैं। वी टेक दीज, हमने इन सारी चीज़ों को किससे लिया? अपने एटमॉस्फेयर से लिया, नदियों से, तालाबों से लिया, कल्टीवेशन करके, किस पे? सॉइल के कल्टीवेशन करके, और बाकी लिविंग थिंग्स के थ्रू हमने एयर, फूड, वाटर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड। हम उस हवा को नहीं बना सकते जो हमें सांस लेने देती है, उस पानी को नहीं बना सकते जिसे हम पीते हैं, उस मिट्टी को नहीं बना सकते जो हमें फूड देती है। ये हमारे अर्थ में पहले से थी जिसके थ्रू आज हम जिंदा हैं। नाउ रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं नेचर के गिफ्ट से। वी मेक दैम फॉर आवर यूटिलिटी, हम उनको अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने यूज़ के लिए उन सब चीज़ों को बनाते हैं। और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइफ, या फिर अपनी लाइफ को और इजी बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए हम उन चीज़ों को बनाते हैं। किन के थ्रू? नेचर के थ्रू। एंड दोज ऑफ अदर्स। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेयर। एक लकड़ी का जो टुकड़ा है उससे हम चेयर बना सकते हैं। एंड ऑल्सो कार्व्ड इनटू अ स्टैचू, और उसे एक स्टैचू में भी बना सकते हैं। इंडियाज़ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो इतनी बड़ी है कि वो हमें कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। फ्रॉम वुड टू मार्बल, लकड़ी से मार्बल बन जाते हैं। एंड कोल टू गोल्ड, कोल से गोल्ड भी हमें मिल जाता है। लकड़ी भी हमारी डाइवर्सिटी के अंदर है, मार्बल भी डाइवर्सिटी में है, कोल, गोल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के अंदर है, हमारी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। जो एनर्जी है वो कॉर्नर स्टोन है एक मॉडर्न लिविंग का। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंग्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और भी सारे के सारे जितने भी तरीके हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं
उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज से आती है। जैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, सनलाइट से, विंड से, एट्सेट्रा। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। पेट्रोलियम से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, नेचुरल गैस से भी बनती है, सनलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसके लिए तो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं। विंड से भी बनती है। नाउ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। A second way of categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not. दूसरा तरीका है कि हम नेचुरल चीज़ों को कैटेगराइज करें किस चीज़ के बेस पे, कि वो रिन्यूएबल हैं या फिर नहीं। A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. जो नेचुरल चीज़ें हैं, जनरल जो प्रिंसिपल है नेचर का, वो एक ऐसा भी फंक्शन है कि ये रीस्टोरेटिव होता है, मीन्स इसको स्टोर किया जा सकता है, दोबारा ये स्टोर हो जाता है, और रीजनरेटिव भी होता है। रीजनरेटिव मीन्स अभी आपने किसी भी नेचुरल चीज़ का यूज़ किया, फॉर एग्जांपल पानी का यूज़ किया, वाटर साइकिल का प्रोसेस भी होता रहता है हमारी अर्थ के अंदर, जिसके थ्रू और फिर जो पानी है वो वापस हमारी अर्थ में आ जाता है। तो इसीलिए पानी की कमी तो नहीं है हमारे अर्थ में। ऐसी सॉइल की बात भी करें, एयर की बात भी करें, तो ये सारी की सारी जितने भी चीज़ें हैं ये रीस्टोरेटिव हैं और रीजनरेटिव है। रीस्टोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ़ इट हैज़ बीन डेग्रेडेड और डैमेज्ड। रीस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को अपनी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में ही रिटर्न करते हैं अगर वो डैमेज हो चुका है तो। नेचर हील्स, रिन्यूज़ एंड मेंटेन्स हर सेल्फ ओवर टाइम। जो नेचर हील्स है वो खुद को हर टाइम मेंटेन रखते हैं और रिन्यू करते रहते हैं। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। जो कट है आपकी जो स्किन में लगता है वो नॉर्मल हील है। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। जो एक फॉरेस्ट है वो एक वाइल्ड फायर के बाद भी रिकवर हो जाता है। रीजनरेशन गोज़ बियॉन्ड रिस्टोरेशन। जो रीजनरेशन है वो रिस्टोरेशन के बियॉन्ड चला जाता है। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी। ये नेचर की जो एबिलिटी है उसके बारे में है, टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग, जिसमें वो नई नई लाइफ को क्रिएट करता है और कंडीशंस को भी क्रिएट करता है थ्राइविंग के लिए, सर्वाइविंग के लिए। वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट दैम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। हम प्लांट करते हैं ट्रीज़ को उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे जो ह्यूमन के इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को क्लियर करना घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम उन प्लांट्स को प्लांट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान है वो उन जगहों पे अपने घर बना लेते हैं और वहाँ के जो जंगल है उनको साफ़ कर देते हैं। तो हमारे प्लांट्स को उगाने से वहाँ पे और ज़्यादा प्लांट्स, पेड़ पौधे उग जाएंगे, जिसके वजह से वहाँ के नेचर को हार्म नहीं पहुँचेगा। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज मतलब कि जो टाइप्स हैं ट्रीज़ के उनको प्लांट करना, दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग, जो ओरिजिनली ही ग्रो कर रहे थे, देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम, वहाँ पर वो इकोसिस्टम को रिस्टोर करते हैं। द ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, ट्रीज़ फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड शेल्टर्स फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायरल्स एंड अदर क्रिएचर्स इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में बात की गई, ट्रीज़ हमें फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, बर्ड्स, स्क्वायरल्स और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबको एक ज़िंदगी देता है बदले में। नेचर वर्क्स इन साइकिल, जो नेचर है वो साइकिल्स में काम करता है। वेयर देयर इज़ नो वेस्ट, जहाँ पे कोई कचरा नहीं होता। टेक अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को लो,
लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट। चलो कहते हैं कि एक पेड़ जो है वो जंगल में गिर जाता है। इट डीकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया। ये डीकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के साथ, मतलब बैक्टीरिया जो है इन्हें डीकम्पोज कर देते हैं। फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। फंगी और इंसेक्ट्स जो है वो इसमें खा रहे होते हैं। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल। अब जो ये ट्री है जो गिरा है ये सॉइल का एक पार्ट बन जाता है। इनरिचिंग इट, न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब जो बीज है उसमें से नए पेड़ नए प्लांट्स ग्रो करेंगे। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो ये क्या शो करता है कि कुछ गिरेंगे और फिर उनके थ्रू साइकिल जो है वो वापस से स्टार्ट होगी। ये एग्जांपल्स हैं नेचर के प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस की। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज exhibit these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine. In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers, forests renew themselves, soil replenishes itself through natural processes and so on. तो रीन्यूएबल सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा है अभी। रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है जो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। ज़्यादातर जो इंडिया है वो उसके अंदर क्या है, अबेंडेंट सनशाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा सनशाइन इंडिया के अंदर आती है। नेचुरल कोर्स के अंदर अगर हम देखें तो जो नदियाँ हैं वो रेन का प्रोसेस होता है। जैसे बारिश आती है तो नदियों के अंदर पानी भरता है, वैसे ही वाटर साइकिल तो चलता ही रहता है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, नदियाँ कैसे बनती हैं, नदियों के अंदर पानी कैसे आता है, बारिश के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू। जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं नदियों में पानी आता है। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्व्स, फॉरेस्ट जो है वो भी खुद से अपने आप को नया बना लेते हैं। सॉइल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ, जो मिट्टी है ज़मीन है वो भी अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड सो ऑन, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी जो पानी से बन रही है, बहते पानी से बन रही है, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तब तक जब तक हम इन्हें सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर रहे हैं। मीन्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं, तो ये तब तक हमारे लिए रीन्यूएबल रिसोर्स है। हाउएवर फॉर देम, फिर भी उनके लिए, टू रिमेन रीन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन, रीन्यूएबल रहने के लिए उनकी भी एक कंडीशन है। द नेचुरल रिदम ऑफ रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, जो नेचुरल रिदम है रीस्टोर की और रीजनरेट की, मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, अगर हम टिम्बर को फास्टर हार्वेस्ट करते हैं देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, उस टाइम से जल्दी जितने टाइम के अंदर फॉरेस्ट ट्रीज को ग्रो कर लेता है, वी विल इवेंचुअली डिप्लेट द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को डिप्लेट कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने ये दिखाया है दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस, जो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस हैं, मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैज़ बीन डिस्टर्ब, तो इन सब चीज़ों के वजह से जो इंसान है वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके वजह से जो नेचर की साइकिल है कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तभी तो उनके वजह से फिर ये सब साइक्लोन्स आते हैं, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं ह्यूमन के नेचर को डिस्टर्ब करने की वजह से आती हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्टिंग, फॉसिल फ्यूल्स ड्राइवन industrialization and the cutting down of forests for agriculture and other purposes are two of them। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, पेड़ों को जंगलों को कट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, और अदर पर्पसेस जो भी हैं वो इन्हीं में से दो हैं। हैज़ लाइड टू राइजिंग टेम्परेचर्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, अब इसके वजह से क्या हो रहा है
कि टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ में बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर्स इन सम प्लेसेस इन द हिमालयाज आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो कई सारे जो ग्लेशियर्स हैं कुछ प्लेसेस के अंदर हिमालय में वो भी मेल्ट हो रहे हैं ज़्यादा फास्टर रेट के अंदर। कितने ज़्यादा फास्टर रेट के अंदर कि जो बारिश है वो उन्हें वापस रिप्लेस नहीं कर सकती, इतने उससे भी ज़्यादा फास्टर रेट में वो मेल्ट हो रहे हैं। दिस हैज़ implications on water security for the populations living in the plains dependent on the water tower। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो वाटर सिक्योरिटी है उन पॉपुलेशन के लिए, मीन्स उन लोगों के लिए जो पानी पर डिपेंडेंट हैं, स्पेशली जो प्लेन्स पे रह रहे हैं, तो वो सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तो पानी पे ही डिपेंड है। अब ये सब जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो इसके वजह से वाटर सिक्योरिटी भी कम होती जा रही है। अब वो पानी भी खराब होता जाएगा। सो आगे का चैप्टर जितना भी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।